नमस्कार साथियों, मैं आशीष वन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है छप्पा है, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है छप्पा है, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक छप्पा के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक छप्पा के रचनाकार नाभादास हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि नाभादास होगा। शीर्षक छप्पा के रचनाकार नाभादास हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी को हुआ था, यह अनुमान लगाया गया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1570 अनुमानतः होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि नाभादास की अभिरुचि किसमें थी। तो हम आपको बता दें कि नाभादास की अभिरुचि लोक भ्रमण, भगवत भक्ति और वैष्णव दर्शन चिंतन इन तीनों में थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। नाभादास की अभिरुचि इनमें से सभी में थी, चाहे वो लोक भ्रमण हो या भगवत भक्ति हो या वैष्णव दर्शन चिंतन हो। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि नाभादास किसके शिष्य थे। तो हम आपको बता दें कि नाभादास जो थे वो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि स्वामी अग्रदास होगा। नाभादास किसके शिष्य थे। तो हम आपको बता दें कि नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 इसमें कह रहा है कि नाभादास के गुरु स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे। यानी कि नाभादास के गुरु का नाम स्वामी अग्रदास था, लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि नाभादास के गुरु जिनका नाम स्वामी अग्रदास था वह किसके शिष्य थे। तो हम आपको बता दें कि वह जो थे वह स्वामी रामानंद के शिष्य थे। स्वामी रामानंद के शिष्य स्वामी अग्रदास थे और स्वामी अग्रदास के शिष्य जो थे वो नाभादास थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि स्वामी रामानंद होगा। नाभादास के गुरु स्वामी अग्रदास और स्वामी रामानंद के शिष्य थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि स्वामी रामानंद होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। तो हम आपको बता दें कि नाभादास का अस्थायी निवास जो था वो वृंदावन में था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि वृंदावन होगा। नाभादास का अस्थायी निवास वृंदावन में था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार नाभादास हैं। यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से किस रचना के रचनाकार जो हैं वो नाभादास हैं। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से भक्तमाल, अष्टयाम और इसमें भी अष्टयाम दिया गया है। तो इन तीनों के जो रचनाकार हैं वो नाभादास है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी के रचनाकार नाभादास हैं, चाहे वो भक्तमाल हो, चाहे अष्टयाम हो, चाहे अष्टयाम 2 बार दिया गया है। तो जो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी इनमें से सभी होगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक किस वर्ग की थी। यानी कि नाभादास जो थे वो नाभादास की पारिवारिक सामाजिक मतलब परिवार का जो सामाजिक पृष्ठभूमि था, जो सामाजिक बैकग्राउंड था
वह अधिकतर विद्वानों के मुताबिक किस वर्ग की थी, यानी कि अधिकतर विद्वान क्या के मुताबिक किस वर्ग की थी, नावादास की जाति या पारिवारिक समाज पृष्ठभूमि। तो हम आपको बता दें कि नावादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि दलित वर्ग की होगा। नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि दलित वर्ग की होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि नाभादास किस धारा के कवि थे। तो हम आपको बता दें कि नाभादास जो थे वो सगुनोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सगुनोपासक राम भक्त धारा होगा। ठीक है, नाभादास किस धारा के कवि थे, नाभादास जो थे वो सगुनोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। यानी कि प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था। तो हम आपको बता दें कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि माधुर्य भाव का पुट था। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था, माधुर्य भाव का पुट था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि नाभादास किस कवि के समकालीन थे। समकालीन का मतलब उस काल के, यानी कि प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि नाभादास किस कवि के समकालीन थे, यानी कि वह काल जिसमें नाभादास भी थे और नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से कौन थे, यह पूछ रहा है प्रश्न संख्या 11 में कि नाभादास किस कवि के समकालीन थे, यानी कि नाभादास जो थे वो किस कवि के समय के थे। तो हम आपको बता दें कि नाभादास जो थे वो तुलसीदास नाम के कवि के समकालीन थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि तुलसीदास के होगा। ठीक है, नाभादास किस कवि के समकालीन थे, नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि तुलसीदास के होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि सूरदास की कविता को सुनकर जो है कवि नाभादास जो है अपना सिर झुका लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन स यानी कि सूरदास की होगा। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं, तो सूरदास की कविता को सुनकर कवि नाभादास जो है वो अपना सिर झुका लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा ना वो ऑप्शन स होगा यानी कि सूरदास की होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है, यानी कि जो 56 पाठ है उसमें किन 2 कवियों के बारे में बताया गया। तो हम आपको बता दें कि नाभादास की कविता जो है जिसका शीर्षक है 56, उनमें 2 कवियों के बारे में है जो कि कबीर और सूरदास हैं। ठीक है, तो कबीर और सूरदास हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि कबीर एवं सूरदास होगा। ठीक है, नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है, नाभादास की कविता कबीर एवं सूरदास नाम के 2 कवियों के बारे में है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन ब होगा यानी कबीर एवं सूरदास होगा। नाभादास की कविता कबीर एवं सूरदास नाम के 2 कवियों के बारे में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर कबीर किसमें भेदभाव नहीं करते, यानी कि जो हम पाठ पढ़े हैं 56 तो उस आधार पर कबीर जो है वो किसमें भेदभाव नहीं करते। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर यानी कि हमने जो 56 पाठ पढ़ा उस आधार पर अगर हम कहें तो कबीर जो है वह हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि हिंदू और मुसलमान होगा। पठित पाठ के आधार पर यानी कि जो पाठ हमने पढ़ा है उसके आधार पर कबीर जो है वह हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करते हैं।
तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि हिंदू और मुसलमान होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर, जो जिसमें कह रहा है कि छप्पै कितनी पंक्तियों का छंद होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि छप्पै जो है वो 6 पंक्तियों का छंद होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 6 होगा। छप्पै कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो छप्पै जो है वह 6 पंक्तियों का छंद होता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि भक्त चरित्रों की माला है। तो हम आपको बता दें कि भक्त चरित्रों की माला क्या है। तो भक्त चरित्रों की माला जो है वह भक्तमाल है, वह भक्तमाल है। यानी कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि भक्तमाल होगा। भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। और इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है हमारे नाभा दास। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि नाभादास किस काल के कवि थे। तो हम आपको बता दें कि नाभादास जो थे वह भक्तिमाल के कवि थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि भक्तिमाल के कवि होंगे। नाभादास किस काल के कवि थे, तो नाभादास जो थे वह भक्तिमाल के कवि थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से भक्तमाल के रचयिता कौन है। तो हम आपको बता चुके हैं कि निम्नलिखित में से भक्तमाल के रचयिता जो हैं वह नाभादास हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि नाभादास होगा। निम्नलिखित में से नाभादास भक्तमाल के रचयिता हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि कबीर दास किस शाखा के कवि थे। यहाँ कबीर दास की बात हो रही है कि कबीर दास किस शाखा के कवि थे। तो हम आपको बता दें कि कबीर दास जो थे वह निर्गुण शाखा के कवि थे। ठीक है, कबीर दास किस शाखा के कवि थे, तो कबीर दास जो थे वह निर्गुण शाखा के कवि थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि निर्गुण शाखा के कवि होगा। कबीर दास निर्गुण शाखा के कवि थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब यानी कि निर्गुण शाखा के होगा। कबीर दास किस शाखा के कवि थे, कबीर दास निर्गुण शाखा के कवि थे। तो इस प्रकार से हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 4 जिसका शीर्षक था छप्पै, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 5 जिसका शीर्षक है कवित्त, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।